नमस्कार, मैं यशवीर सिंह और हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए इस दौरान गैप हो गया था, मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाया था किन्हीं कारणों के चलते। चलिए आज हम अपना जो हमारा चल रहा था टर्न उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो हम लोगों ने शिवाजी के उत्तराधिकारी वाला टॉपिक कवर किया था और आज जो हमें पढ़ना है पेशवा पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हमें शुरुआत करनी है पेशवाओं से। तो बच्चा आज हमें पढ़ना है पेशवाओं को। ठीक है, तो पेशवा मैंने इसको दो भागों में डिवाइड करा था। एक तो पेशवाओं का पूरा क्रम बताया था आपको और दूसरा पेशवाओं का प्रशासन। तो आज पेशवाओं से हम कहानी शुरुआत कर रहे हैं और ये आपको मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। पेशवाओं को मराठा के विषय में पूरा सिलेबस डिस्कस किया था वहाँ पर। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस जो करने जा रहे हैं, प्रथम पेशवा जो थे वो थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ आज हमें इनके विषय में डिस्कस करना है। बालाजी विश्वनाथ को लेकर के चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ आप जानते ही हो, इनके विषय में थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं इनके कार्यकाल की बात करूँ, बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल 1713 से 1720 था। ठीक है, और अगर इसके विषय में पहले तथ्य की बात की जाए, प्रथम फैक्ट की बात की जाए, तो ये बालाजी विश्वनाथ जो था द्वितीय मराठा प्रवर्तक कहा जाता है, क्योंकि मराठाओं को दूसरी बार, पहली बार शिवाजी ने, दूसरी बार जो उनको स्थापित किया था, उनका प्रवर्तक जो कहलाया वो बालाजी विश्वनाथ कहलाया था। ठीक है, दूसरा फैक्ट इनके विषय में अगर देखा जाए, बालाजी विश्वनाथ के विषय में आपको ये इसने जो क्या करा था, पेशवा पद वंशानुगत बनाया। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि बालाजी विश्वनाथ पेशवा, इसके बाद इसका बेटा पेशवा और फिर इसके बेटे का बेटा पेशवा, इस पद को, पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 1708 में बालाजी विश्वनाथ को साहू के द्वारा सेना करते के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, और 1713 में बालाजी विश्वनाथ को क्या बनाया गया, मराठों का पेशवा बनाया गया था। क्लियर, ये दो फैक्ट मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, ये आपको न्यू जानकारी होगी। क्लियर, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी। अब बालाजी विश्वनाथ को आगे बढ़ाते हैं इसी टॉपिक को। तो देखो, बालाजी विश्वनाथ के विषय में आगे मैं चीज़ें बढ़ाऊँ तो आगे इनके विषय में एक फैक्ट आता है, एक टॉपिक आता है, दिल्ली की संधि। ये पूछा भी जाता है, दिल्ली की संधि ठीक है कब हुई थी, तो ये हुई थी 1719 में। ठीक, ये बच्चा किसके मध्य हुई थी, ये पूछा भी जाता है आपसे, किसके मध्य हुई थी। तो ये तो पेशवा कौन, बालाजी विश्वनाथ जो हम पढ़ रहे हैं, प्लस हुई थी सैयद हुसैन अली के मध्य हुई थी। अब यहाँ पर बात आती है, सैयद हुसैन अली कौन है। अगर आप रेगुलर वीडियो शुरू से देख रहे हैं, है ना, पहली वीडियो से ही, तो मैंने आपको जब उत्तरोत्तर मुगल काल पढ़ाया था तो वहाँ पर सैयद बंधुओं के विषय में बताया था। अर्थात जो मुगल दरबार था, मुगल दरबार में तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी दल हुआ करते थे। उसमें एक प्रमुख दल था हिंदुस्तानी दल, और हिंदुस्तानी दल का नेतृत्व जो करते थे सैयद बंधु करते थे। सैयद बंधु कौन कौन था, एक अब्दुल्ला खान था और एक सैयद हुसैन अली। ये दो लोग जो थे नेतृत्व किया करते थे। तो ये वही सैयद हुसैन अली है, ये सैयद बंधुओं में से एक है, सैयद हुसैन अली। तो इनके मध्य संधि हुई थी, कब हुई थी, 1719 में हुई थी। ठीक है, दूसरी बात, अब इसकी बात करें शर्तें, इसकी शर्तें क्या थी संधि की, तो इसकी 4-5 शर्तें मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहली शर्त ये थी कि साहू आप जानते हो, साहू को स्वराज से राजस्व वसूलने की अनुमति। इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पर एक शब्द आया स्वराज, इसका मतलब यह हुआ कि मराठा जो साहू है, ठीक है, साहू जो छत्रपति था, ठीक है, क्योंकि हम बात करें 1713 1720, और आप जानते हो इस समय 1707 से 1749 जो टाइम पीरियड था वो किसका था, साहू का था। तो अब मैंने आपको बताया था, तो आप यहाँ समझो साहू स्वराज है ना,
तो इसका मतलब ये हुआ कि साहू का जो राज्य क्षेत्र था, साहू का जो मराठा महाराष्ट्र में जो क्षेत्र था, उस संपूर्ण मराठा क्षेत्र में वो राजस्व की वसूली कर सकता है। तो फिर यहाँ पर अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि मराठों के कुछ क्षेत्र जो थे मुगलों ने जीत रखे थे, तो अब क्या है, मराठे जो मुगलों ने जीत रखे थे मराठों के क्षेत्र, उन क्षेत्रों से भी अपने राजस्व वसूली कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी शर्त क्या थी इसमें? सेकंड शर्त ये थी, दक्कन के 6 सूबों से चौथ तथा सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि साहू को दक्षिण भारत के 6 सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिल गया। तो सेकंड शर्त ये हो गई। तीसरी शर्त जानते हैं, थर्ड क्या थी? तीसरी शर्त बच्चा ये थी, इसको भी रफ कर ले रहे हैं। नेक्स्ट शर्त क्या थी? ठीक है, तो उसमें यह था कि 15,000 सैनिक, है ना, 15,000। मैं बता दे रहा हूँ क्या मतलब है, आप लिख लेना चाहो तो इसको। मतलब ये था कि अगर मुगल बादशाह को कभी भी कोई भी किसी प्रकार की आवश्यकता होती है तो साहू या छत्रपति, है ना, क्या करेगा, 15,000 सैनिकों की सहायता मुगल बादशाह को उपलब्ध कराएगा। तो आप लिखोगे इसमें, मुगल बादशाह को 15,000 सैनिकों की सहायता देने का वचन दिया। ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट जो शर्त आपकी उसमें कंडीशन ये थी कि दक्कन में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब मुगल सम्राट यानी कि दक्कन की जो दिल्ली की संधि हो रही है उसके द्वारा मतलब मराठों को दक्षिण भारत में 6 सूबों की चौथ और सरदेशमुखी दी जा रही है। जब चौथ भी मिल रहा है, सरदेशमुखी भी मिल रही है, आपको पर्याप्त पैसा मिल रहा है, तो अब दक्षिण भारत में आप लूट खसोट पाट नहीं करोगे, जिससे क्या हो, दक्षिण में शांति और व्यवस्था बनी रहे। क्लियर। नेक्स्ट शर्त देखो क्या थी, अगली ये थी कि जो कोल्हापुर था, मैंने आपको बताया था, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, कोल्हापुर के मामलों में साहू हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट शर्त ये थी। कुल मिलाकर के ये दिल्ली की संधि की शर्तें थी। क्लियर, ये शर्तें हो गई। अब इसके विषय में एक बात और, ये हुई किसके मध्य थी ये, लेकिन इसको किस मुगल बादशाह ने अनुमति दी थी, है ना। या तो आप यहाँ पर की पॉइंट बना के लिख दो, शर्तें लिखी हैं, शर्तें के बाद में इस संधि के विषय में की पॉइंट बना के लिख दो। की पॉइंट या नोट बना के जो भी लिखना चाहो लिख दो वहाँ पर, कि इस संधि को मुगल बादशाह, आप बता सकते हो इस मुगल बादशाह कौन होगा? 1719 की बात है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सब। ठीक है, तो की पॉइंट में लिखना आप, इस संधि को मुगल बादशाह रफ़ी उद दर्जात, इस संधि को मुगल बादशाह रफ़ी उद दर्जात द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाई हुई किसके मध्य थी? सैयद हुसैन से हुई थी, लेकिन परमिशन किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो वो दी थी आपके रफ़ी उद दर्जात ने। क्लियर, ये संधि हो गई। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी इसी में, बालाजी विश्वनाथ में ही अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, दिल्ली की संधि के बाद बालाजी विश्वनाथ के अंतर्गत ही। ठीक है, तो नेक्स्ट रहेगा उत्तर की राजनीति में हस्तक्षेप प्रारंभ। इस बात को समझना, देखो बालाजी विश्वनाथ से पहले कभी भी मराठों ने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया था। यहाँ तक कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जानते हो साहू से पहले, है ना, या 1713 से पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले क्या था, औरंगजेब था, औरंगजेब जिंदा था, उसने साहू को कैदी बना रखा था। बहादुर शाह प्रथम आया तो उसने क्या करा, उसको कैद बना रखा, कैदी बना हुआ था। तो मराठे इससे पहले दबे हुए थे कहीं ना कहीं मुगलों से, इनका इतनी पावर नहीं थी कि ये उत्तर भारत की राजनीति में जाके मुगलों के बीच में जाकर के हस्तक्षेप कर सकें। लेकिन अब जब सैयद बंधु और मराठे एक हो गए तब इसके अंदर इतनी पावर आ गई कि अब उत्तर भारत के मामलों में राजनीति में हस्तक्षेप कर सकें। तो बात आती है भाई कि आखिर उत्तर की राजनीति में हस्तक्षेप प्रारंभ कैसे हुआ, क्या करा, तो मैं आपको बताऊं क्या करा।
जब ये संधि हुई थी, है ना, तो उस समय जो मुगल सम्राट था वो था बच्चा फर्रुखसियर। कौन था? फर्रुखसियर। अब जो सैयद बंधु थे, जो हिंदुस्तानी दल था, वो ये चाह रहा था कि फर्रुखसियर को हटा करके कोई नई कठपुतली मुगल दरबार, मुगल सम्राट बनाया जाए। तो उन्हें कठपुतली मिली कौन? रफी उद्दरजात। ये मिल गया बलि का बकरा एक प्रकार से। तो इन्हें तलाश थी कि फर्रुखसियर को हटा करके, फर्रुखसियर जो था सैयद बंधुओं को लंबे समय तक खींचना नहीं चाह रहा था, तो उनको वो शक्ति कमजोर कर रहा था, इसलिए सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को ही हटा दिया। तो फर्रुखसियर को हटा करके उन्होंने रफी उद्दरजात को क्या बनाया? मुगल सम्राट बनाया। लेकिन इसको सम्राट बनाने में उन्हें आवश्यकता थी सैन्य बल की, उन्हें आवश्यकता थी एक सपोर्ट की। वो सपोर्ट मिला किन्हें? मराठों से। तो हुआ क्या? अब हुआ क्या, बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा था, प्लस विश्वनाथ खांडेराव, मैं लिखवा दूंगा, अभी आप समझना मेरी बात को। तो हुआ क्या, बालाजी विश्वनाथ और विश्वनाथ खांडेराव, इन दोनों के नेतृत्व में 15,000 सैनिक, जो दिल्ली की संधि में शर्त रखी गई थी, तो इन दोनों के नेतृत्व में 15,000 सैनिक सैयद हुसैन अली के साथ कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए। और दिल्ली आकर के उन्होंने क्या करा? मिलकर के फर्रुखसियर को गद्दी से हटा दिया और रफी उद्दरजात को क्या बना दिया? मुगल बादशाह बना दिया। और मुगल बादशाह रफी उद्दरजात ने दिल्ली की संधि को, जो सैयद हुसैन अली से हुई थी, उसको परमिशन दे दी, उसको ग्रांट दे दिया। मेरी बात समझ गए? उसको अनुमति मिल गई। तो यहाँ प्रश्न ये पूछा जाता है कि 1719 में जब मराठे दिल्ली आए थे, तो उसका नेतृत्व, जो सेना थी, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो होता क्या है, जनरली सामान्यतः बालाजी विश्वनाथ को ऑप्शन में नहीं देता है, लेकिन विश्वनाथ खांडेराव को ऑप्शन में दे देता है। तो आपका आंसर उस कंडीशन में विश्वनाथ खांडेराव हो जाएगा। और अगर दोनों दे रखे हो तो फिर बालाजी विश्वनाथ आपका आंसर होगा। क्लियर? तो इस बात को थोड़ा याद। इस प्रकार से पहली बार जो था उत्तर भारतीय राजनीति में मराठों ने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपना, इसी में बालाजी विश्वनाथ के बाद दिल्ली की संधि हो गई, उत्तर भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है हमारा? तो तीसरा हो जाएगा बच्चा हमारा क्या कहते हैं, चलो ठीक है, कान्होजी से सुलह। कान्होजी से सुलह, इनका पूरा नाम है वैसे कान्होजी आंग्रे। कान्होजी आंग्रे। देखो, कान्होजी जो थे एक बड़े योद्धा थे, एक क्या थे? बड़े योद्धा थे। और साहू और बालाजी विश्वनाथ बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि कान्होजी से क्या करा जाए? मनमुटाव बढ़ाया जाए, उनसे विरोधाभाव बढ़ाया जाए। क्योंकि आप जानते हो कान्होजी जो एक बड़ा योद्धा थे, और ये जो थे मराठों के साथ अगर आ जाएं तो मराठों की शक्ति को बल मिलता। इसलिए बालाजी विश्वनाथ ने इनसे सुलह करने की नीति अपनाई, और इन्हें सुलह करके इन्हें साहू के पक्ष में कर दिया। मतलब ये पहले विरोध में थे साहू के, लेकिन बाद में बालाजी विश्वनाथ ने प्रयास किया, और प्रयास करके कान्होजी आंग्रे को साहू के पक्ष में कर दिया। और साहू के पक्ष में करके कान्होजी आंग्रे को एक पद दिया, और पद दिया सरखेल का पद। सरखेल का पद, सरखेल के पद पर नियुक्त किया। आप ऐसे लिखते हैं, नियुक्ति की। और सरखेल आप जानते हो क्या होता है? नौसेना का प्रमुख। नौसेना का जो प्रमुख होता है वो सरखेल कहलाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट, कान्होजी से सुलह। अब नेक्स्ट हेडिंग, आप चौथी हेडिंग और लास्ट है बालाजी विश्वनाथ में, उसको भी समझ लो। वो था आपका जंजीरा के सिद्दियों से संधि। इसके विषय में आपको बता चुका हूँ, जंजीरा की संधियों के विषय में आपको बता चुका हूँ जब मैंने आपको शिवाजी पढ़ाए थे तब। तो जंजीरा की जो जाति थी, जंजीरा आपका जो कोंकण वाला क्षेत्र है वहाँ पर जंजीरा है, तो क्षेत्र जगह का नाम है जंजीरा। तो वहाँ पर एक जाति थी सिद्दी। तो सिद्दी जो जाति थी ये मराठों के हमेशा खिलाफ रही थी। जिस प्रकार से मराठा लूटपाट करते थे, उसी प्रकार से जाति सिद्धियों की जाति थी, ये भी क्या करती? लूटपाट करती थी। और कोंकण वाले क्षेत्र में थी, लूटपाट कहाँ करेगी? मराठों के क्षेत्र में, सीधी सी बात। तो इस सिद्धियों की जातियों ने मराठों को बड़ा परेशान कर रखा था। शिवाजी के समय भी इस सिद्धियों ने बहुत ज़्यादा परेशान करा था। शिवाजी इसका प्रॉपर कोई सॉल्यूशन नहीं कर पाए थे। लेकिन बालाजी विश्वनाथ ने क्या करा? सिद्धियों से संधि कर ली, और संधि करके उनसे ये समझौता कर लिया कि भाई वो मराठा के राज्यों में लूटपाट अब आगे से नहीं करेंगे, और इस बात को सहमति बन गई। तो ये अपने आप में एक बड़ी सफलता भी रही। तो आप इसमें लिख दोगे, एरो बना के अपनी हेडिंग बनाई, जिन सिद्धि को हेडिंग में इसमें संधि से। लेकिन बालाजी विश्वनाथ ने
सिद्धियों से संधि कर मराठा राज्य में लूटपाट करने से रोका। ठीक है। नेक्स्ट, अब जो हमारे टॉपिक हो गए बालाजी विश्वनाथ कंवर। अब जो हम सेकंड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अब हम कौन, तो वो पढ़ेंगे बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। तो अब बात करते हैं बाजीराव प्रथम की। 1720 से 1740 का मतलब एज ए पेशवा ये रहा था। ठीक है। तो बच्चे ये था कौन, इसके विषय में कुछ बेसिक जानकारी की बात करते हैं, क्योंकि इसके विषय में बहुत कुछ है मेरे पास आपको समझाने के लिए, बताने के लिए भी। तो सबसे महत्वपूर्ण पेशवा है तो वो यही है। ठीक है। तो ये जो था आपका बालाजी विश्वनाथ का पुत्र, ये बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। दूसरी बात, इसके समय जो था मराठों का चरमोत्कर्ष, मतलब इसके समय मराठा जो थे अपने चरम सीमा पर थे, है ना। सर्वाधिक जो मतलब कहा जाए ना मतलब टॉप पर थे, वो इसी के समय थे। क्लियर। इसके विषय में एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि ये जो था योग्य पिता का योग्य पुत्र था। इसका एक नारा था, इसका बाजीराव प्रथम का एक नारा था। वो नारा ये था कि कृष्णा से कटक कहाँ पर है, तो कटक बच्चा पंजाब, और पंजाब कौन सा वाला, पाकिस्तान वाला। इसका मतलब ये हुआ कि मराठों का जो क्षेत्र होना चाहिए वो कृष्णा नदी से लेकर के कटक तक मराठे का विस्तार होना चाहिए। तो कृष्णा भारत में, कटक कहाँ, पंजाब पाकिस्तान में। ठीक है, ये इसका नारा था। दूसरा, इसका कथन एक बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताऊं। कथन के विषय में आपको ऐसे बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेना, पहले समझ लो कथन के विषय में क्या बात है। कथन कई बार इसका परिणाम पूछा जा चुका है वो। तो ये कथन जो था वो कहा किसने है, बाजीराव प्रथम ने कहा है। किससे कहा है, तो वो कहा था तत्कालीन छत्रपति कौन था, साहू से कहा था। उसने ये कहा था, आप उसको लिख लेना बाद में, समझ लो। इसने ये कहा था कि जो मुगल हैं, मुगल एक मतलब वृक्ष के समान माने थे इसने, कि मुगल जो वृक्ष के समान है, और एक ऐसा वृक्ष है जो वृक्ष क्या हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है। तो इसने कहा था कि हम यदि इस पुराने वृक्ष के तनों पर प्रहार करें, है ना, तो उसकी शाखाएं स्वयं ही गिर जाएंगी। इसका मतलब ये हो गया कि मुगल रूपी जो वृक्ष है, जो कि एक पुराना वृक्ष हो चुका है, अगर हम उसके तनों पर प्रहार करेंगे तो उसकी शाखाएं क्या हो जाएंगी, अपने आप गिर जाएंगी। समझ गए मेरी बात को। तो ये कथन पूछा जा चुका है, आप इसको लिख लेना कि, है ना, कथन समझ में आ गया, इसको लिख लिया। कई बार कथन पूछा जा चुका है, किसने कहा था, किससे कहा था, सब क्लियर हुआ। ठीक है। तो ये हो गया कुछ बेसिक जानकारी इसके विषय में, नारा, कथन और इसका ये सब स्टेटमेंट वगैरह सब क्लियर हो गया। ठीक है। अब हम प्रॉपर शुरुआत करते हैं बाजीराव प्रथम की। कुछ जो उसकी योजनाएं थी, इसने जो विजय प्राप्त की थी बहुत सारी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो उसके बारे में। एक पॉइंट चाहो तो आप उसके बारे में और लिख लेना। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो मतलब अभी इस वाले टॉपिक में बताया था, बालाजी विश्वनाथ में बताया था कि उसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप प्रारंभ किया था, लेकिन इसने, बाजीराव प्रथम ने उत्तर भारत में विजय अभियान की शुरुआत की थी। मतलब उसने हस्तक्षेप करा, लेकिन इसने उत्तर भारत के क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ कर दिया था। एक पॉइंट और बढ़ा देना, इसके समय उत्तर भारत के क्षेत्रों को जीतने की शुरुआत हुई। इसके समय उत्तर भारत के क्षेत्रों को जीतने की शुरुआत हुई। ठीक है, बस इसके विषय में इतना। और अब हम इसको डीपली पढ़ते हैं, किसको, बाजीराव प्रथम को। तो इसके बहुत सारे चीज़ें थी जिनको हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर इसको रफ कर ले रहे हैं। ठीक है, चलो। तो देखो, इसका सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है निजाम उल मुल्क, अथवा हम कहें तो हैदराबाद से संबंध। पहली हेडिंग इसके विषय में ये हो जाएगी। अब वो तो बेसिक फैक्ट हो गए। अब इसकी कहानी यहाँ से शुरुआत होती है, वास्तव में टॉपिक अब बढ़िया से शुरू होगा। तो पहला इसमें हेडिंग हो जाएगी हमारी निजाम उल मुल्क अथवा हैदराबाद से संबंध। अर्थात बाजीराव प्रथम के हैदराबाद निजाम कौन था भाई, निजाम उल मुल्क था, उससे क्या संबंध थे। तो पहले बेसिक समझो, फिर मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। तो देखो, निजाम उल मुल्क जो था
है ना, मैंने आपको बताया था शाहू के समय मराठा राज्य की दो शाखाएं बनी थी, एक सतारा में थी और एक कहाँ थी, कोल्हापुर में। तो सतारा में खुद शाहू था और कोल्हापुर में जो था वहाँ पर आपका शिवाजी सेकंड और उसके बाद संभाजी सेकंड बना था। क्लियर, ये बात समझ में आई थी। तो इसने क्या करा, निजामुल उल मुल्क ने क्या करा, जो कोल्हापुर वाली शाखा थी उसका जो संभाजी सेकंड था उसको मतलब भड़काना शुरू कर दिया शाहू के खिलाफ, और वो भड़काऊ में धीरे धीरे आ भी रहा था। तो सीधी सी बात, इसका मतलब ये हुआ कि निजाम ने मराठों के मध्य फूट डालने का कार्य प्रारंभ कर दिया, जो कि सरासर गलत है भाई। तो शाहू को ये बात बुरी लगी, तो इसलिए क्या करा गया, पेशवा ने इसके खिलाफ अभियान करा और एक युद्ध हुआ था, पालखेड़ा का युद्ध। और उस पालखेड़ा के युद्ध में क्या हुआ, निजाम जो था पराजित हुआ। फिर एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम था मुंशी अथवा मुगी शिवगांव की संधि। और उस संधि के द्वारा निजाम ने यह बात स्वीकार की कि वो चौथ और सरदेश मुखी क्या करेगा, मराठों को प्रदान करेगा। ठीक है, अब मेरी बात समझना, लिखना कैसे, देखो थोड़ा फास्ट हो गया लग रहा है, समझ में शायद नहीं आया होगा, मैं समझा रहा हूँ दोबारा। तो इससे संबंध क्या थे, हुआ ये था कि निजामुल मुल्क ने, है ना, कोल्हापुर में जो शिवाजी सेकंड के बाद संभाजी सेकंड था उसको शाहू के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। और इस भड़काने के कारण आप लिखोगे यहाँ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से लिखोगे कि निजामुल मुल्क ने कोल्हापुर के मराठा शासक संभाजी सेकंड को शाहू के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, अर्थात मराठों के मध्य फूट डालने की नीति प्रारंभ की, जिसके कारण निजाम तथा मराठों के मध्य पालखेड़ा का युद्ध हुआ। तो अब आप पालखेड़ा जो आपका आया है, पालखेड़ा में से एरो बना के लिखेंगे अब आप वर्ष, भाई कब हुआ था युद्ध ये, तो ये हुआ था सब 1728 में। आपसे कहे किसके मध्य हुआ था, तो दो लोगों के मध्य हुआ था। एक तो कौन था, पेशवा कौन, बाजीराव प्रथम। दूसरा कौन था, निजाम उल मुल्क, यानी कि हैदराबाद का निजाम। तो पराजित कौन हुआ था, या आप यहाँ लिख दो ब्रैकेट में, पराजित कौन हुआ था, निजाम पराजित हुआ। ये पेशवा क्या हुआ था, विजय, ये जीत गया था। ठीक है, तो पालखेड़ा युद्ध में एरो बना के वर्ष 1728, मध्य किसका हुआ था, पेशवा के, निजाम के, ये पराजित हुआ, ये जीत गया था। ठीक है, तीसरी बात, इसका परिणाम क्या रहा भाई, इस युद्ध का कुछ तो परिणाम निकला होगा, तो बिल्कुल परिणाम निकला। परिणाम ये निकला, इसका परिणाम था मुंशी अथवा मुंगी, परिणाम क्या था, मुंशी ऑब्लिक मुंगी शिवगांव की संधि, ये परिणाम रहा। ठीक है, तो परिणाम क्या था, मुंशी ऑब्लिक मुंगी शिवगांव की संधि। इस संधि में से एरो बना के लिख देना आप, इस संधि में से एरो बना के, जो मुंगी अथवा मुंशी शिवगांव संधि में से एरो बना के लिख देना। निजाम ने मराठों को चौथ तथा सरदेश मुखी देना स्वीकार किया। ठीक है, तो ये हो गया निजाम मुल्क अथवा हैदराबाद से मराठों के संबंध। क्लियर, इसके विषय में अभी और कहानी है हैदराबाद के विषय में या निजाम मुल्क के विषय में, वो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा जब भोपाल के जो पढ़ाऊंगा अभी इसी में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लियर, पहला हेडिंग क्लियर हुई हमारी। अब दूसरा समझना, दूसरी हेडिंग हो जाएगी इसके विषय में उसी प्रकार से। सेकंड पढ़ते हैं, चलो हम मालवा पढ़ लेते हैं, या आपका चलो मालवा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये मालवा से पहले गुजरात, चलो कोई नहीं, मालवा विजय। अब क्या पढ़ते हैं, मालवा विजय। ठीक है, मालवा विजय के विषय में जानते हैं। मालवा विजय प्राप्त की थी पेशवा ने, बाजीराव प्रथम ने कैसे। तो देखो हुआ क्या था, यहाँ पर जो मालवा का जो सूबेदार था, मालवा किसका भाई, मालवा जो था, मालवा किसका सूबा था, मुगलों का। तो यहाँ का जो सूबेदार था उसका नाम था
गिरधर बहादुर। कौन था? गिरधर बहादुर। तो मालवा, अब एक बात याद रखना, मालवा है कहाँ पर, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मालवा की वर्तमान स्थिति कहाँ पर है, इस बात को याद है। मालवा पूछ ले आपसे, मालवा कहाँ पर है, तो वर्तमान में जैसे कि आपका वर्तमान में विदिशा हो गया, वर्तमान में आपका उज्जैन हो गया, वर्तमान का आपका सागर डिस्ट्रिक्ट होगा। ये डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश के, विदिशा, उज्जैन, सागर, इनके जो आसपास का क्षेत्र है ये सब क्या कहलाता है? मालवा कहलाता है। ठीक है, तो मालवा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। क्लियर? तो ये वर्तमान स्थिति है मालवा की। तो यहाँ का सूबेदार कौन था? गिरधर बहादुर। यहाँ पर हुआ क्या, मालवा पर अटैक किया पेशवा ने, और इससे गिरधर बहादुर से समझौता कर लिया, और समझौता ये करा कि भाई ये मतलब क्या कहते हैं आपका, इस बात को बाध्य करा गया इसको, गिरधर बहादुर को, कि ये क्या करेगा, मराठों को चौथ तथा सरदेश मुखी उपलब्ध कराएगा। लेकिन ऐसे इतनी आसानी से मान जाएगा? नहीं माना। तो एक युद्ध हुआ था। तो देखो, जब इस पर अटैक करा गया तो वो युद्ध जो हुआ था, उस युद्ध का नाम था आपका अमझेरा का युद्ध। अमझेरा का युद्ध, ये डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, धारा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, लेकिन अब आप लिखवा दूंगा, अभी समझ लेना। तो गिरधर बहादुर जो था मालवा का मुगल सूबेदार था। इस पर अटैक किया गया किसके द्वारा? पेशवा को, मतलब मराठा द्वारा अटैक किया गया था। और जो मराठा सेना का नेतृत्व किया था वो करा था चिमनाजी अप्पा ने। चिमनाजी अप्पा नेतृत्व किया था। ठीक है, और नेतृत्व करके अमझेरा के युद्ध में गिरधर बहादुर को हरा दिया, और मजबूरन मुगलों को फिर, है ना, एक संधि करनी पड़ी, और उसके द्वारा मालवा से चौथ और सरदेश मुखी मराठों को प्राप्त हुआ। अब आपको लिखना कैसे है वो लिखो। तो लिखना आप, चिमनाजी अप्पा के नेतृत्व में मालवा पर मराठों ने आक्रमण किया, और तत्कालीन मुगल गवर्नर गिरधर बहादुर को पराजित कर मार दिया गया। अब ब्रैकेट में लिख देना आप अमझेरा का युद्ध, अमझेरा का युद्ध, कब? अमझेरा युद्ध में पराजित कर मार दिया गया, जिसके पश्चात मराठों को मालवा से चौथ तथा सरदेश मुखी प्राप्त हुई। यह प्राप्त हुआ, चौथ तथा सरदेश मुखी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से इन लोगों ने मालवा की विजय भी कर ली। क्लियर? अब आगे बढ़ें, इसको हटाते हैं। अच्छा, युद्ध हुआ कब था ये अमझेरा का? तो ये हुआ था 1732 में, 1732 की बात थी। नहीं, अमझेरा, सॉरी, हाँ 32 में हुआ था। ठीक है 32 में हुआ था, कोई डाउट नहीं। ये हो गया। तो इस प्रकार से मराठों ने मालवा की विजय कर ली। तो आपने देखा हैदराबाद तक मराठों का विस्तार हो गया। ठीक है, अब मराठों का विस्तार मध्य प्रदेश तक हो गया था। अब हम आगे पढ़ते हैं गुजरात विजय। अब बात करते हैं गुजरात विजय की। गुजरात विजय, ठीक है, तो गुजरात विजय को समझना। देखो समानता हुआ क्या था 1731 में, 1731 में, ठीक है, 1731 में पेशवा ने क्या करा था? अटैक किया था गुजरात पर। और गुजरात में जब अटैक करा गया था तो मुगलों ने क्या करा? मराठों को चौथ तथा सरदेश मुखी देना स्वीकार कर लिया। पहले समझ लो, मैं लिखवा दूंगा। तो 1731 में गुजरात पर अटैक हुआ मराठों का, और मुगलों ने गुजरात से चौथ और सरदेश मुखी देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, किसके लिए? मराठों के लिए। और इस कार्य के लिए मराठों ने त्रयंबक राव दामादे, ठीक है, तो जब 1731 में गुजरात पर अटैक किया, और गुजरात में मुगल सूबेदार ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आगे से हम तुम्हें चौथ और सरदेश मुखी देंगे। इस बात के लिए चौथ और सरदेश मुखी एकत्रित करने के लिए मराठों ने त्र्यंबक राव दामादे को नियुक्त कर दिया कि गुजरात से चौथ और सरदेश मुखी वसूलेगा। लेकिन हुआ क्या? ये त्र्यंबक राव दामादे जो था, है ना, ये जो था क्या कहते हैं, पेशवा के खिलाफ, बाजीराव के खिलाफ उससे मनमुटाव रखता था।
उससे क्या रहता, मनमुटाव रखता था। इस कारण इसने क्या करा, ये जाकर के मिल गया निजाम से। कौन, त्रियंबक राव दामादे, किससे मिला, जाकर के निजाम से। और उसने क्या करा, मराठों के खिलाफ उल्टी रणनीति बनानी शुरू कर दी, है ना, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी था। ये गुजरात के साथ साथ मालवा के प्रदेश का भी क्या चाह रहा था, चौथ सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार चाह रहा था, वो इसको मिला नहीं था। तो इस बात से ये जो था पेशवा के खिलाफ हो गया और ये रणनीति बनाने लगा। तो मजबूरन पेशवा ने क्या करा, इसको डभोई के युद्ध में, डभोई नामक जगह है, डभोई के युद्ध में इसको पराजित कर दिया। और इसको पराजित करने के बाद एक व्यक्ति थे पिलाजी गायकवाड़ को, है ना, गुजरात में चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दे दिया। इस प्रकार से गुजरात भी इनके क्या हो गया, अंडर में आ गया। और फाइनली 1738 में जाकर के गुजरात को मराठा राज्य में मिला लिया गया था। अब लिखना कैसे वो लिखो, अब मैं बता रहा हूँ आपको, तो लिखो। पेशवा द्वारा 1731 में गुजरात पर आक्रमण किया गया। पेशवा द्वारा 1731 में गुजरात पर आक्रमण किया गया और इस बात की सहमति बनी कि गुजरात मराठों को चौथ तथा सरदेश मुखी उपलब्ध कराएगा या प्रदान करेगा। चौथ तथा सरदेश मुखी प्रदान करेगा या वसूलने का अधिकार देगा, जो भी लिखना चाहो, वसूलने का अधिकार देगा। और इस कार्य के लिए मराठों ने त्रियंबक राव दामादे को नियुक्त किया। लेकिन त्रियंबक राव दामादे महत्वाकांक्षी था, जिसके कारण उसने मराठों के खिलाफ ही रणनीतियां बनाना प्रारंभ कर दी। और अंततः डभोई के युद्ध में त्रियंबक राव दामादे मारा गया तथा पिलाजी गायकवाड़ को गुजरात से चौथ तथा सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से हो गई कौन सी विजय, गुजरात विजय। अब हम पढ़ेंगे अगला बुंदेलखंड विजय। ठीक है, तो हमने एक पढ़ी मालवा विजय, एक पढ़ा हमने गुजरात विजय। अब हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड विजय। बुंदेलखंड विजय को समझना बच्चा, तो देखो हुआ क्या, इस बात को समझना, पहले मैं समझा दूं। तो बुंदेलखंड की विजय को समझने से पहले एक सूबा था मुगलों का और उसका नाम था इलाहाबाद। उसका नाम क्या था, इलाहाबाद। वर्तमान का आपका कहलाता है प्रयागराज। तो इलाहाबाद जो हुआ करता था मुगलों के समय, मुगलों का सूबा हुआ करता था, प्रांत हुआ करता था। और जब हम बुंदेलखंड की विजय की बात कर रहे हैं तो उस समय इलाहाबाद का 1732 के आसपास की बात थी। तो उस समय इलाहाबाद का जो सूबेदार था उसका नाम था मोहम्मद खान बंगस। कौन था, मोहम्मद खान बंगस। समझना, लिखना मत, अभी मेरी बात को समझ लो, मैं लिखवा दूंगा बाद में। तो मैंने ये बताया कि मुगलों का एक सूबा था इलाहाबाद और उसका जो सूबेदार था वो कौन था, मोहम्मद खान बंगस। मोहम्मद खान बंगस ने क्या करा था, जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करने का इसने प्रयास किया और काफ़ी हद तक सफल भी हुआ था। क्यों, क्योंकि इसने बुंदेलखंड के बहुत सारे क्षेत्र को इलाहाबाद प्रांत में मुगलों के मिला लिया और जो बुंदेलखंड का स्वतंत्र अस्तित्व था वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। और उस समय बुंदेलखंड का जो शासक था उसका नाम था छत्रसाल। शासक का नाम क्या था, छत्रसाल। ठीक है,
तो छत्रसाल इन परिस्थितियों में जब लगातार मोहम्मद खान बंगस बुंदेलखंड पर आक्रमण कर रहा था और बुंदेलखंड के क्षेत्रों को लगातार जीत रहा था, तो उन परिस्थितियों में बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल ने मराठों से क्या मांगी? सहायता मांगी। मराठों से सहायता मांगी। और उस समय मराठा में पेशवा कौन था भाई? बाजीराव प्रथम था। तो बाजीराव प्रथम ने सहायता देने का वादा कर दिया और मराठा की सेना लेकर के बाजीराव प्रथम बुंदेलखंड की तरफ से मुगलों के खिलाफ लड़ना प्रारंभ कर दिया और जितना भी बुंदेलखंड का क्षेत्र था लगभग सभी का सभी क्या करा? आज़ाद करा दिया। किससे? मुगलों से। और इस वजह से छत्रसाल क्या हो गया? बहुत ज़्यादा खुश हो गया पेशवा से। तो उसने क्या करा? पेशवा के सम्मान में एक समारोह का आयोजित किया था। समारोह समझ नाच गाने का आयोजन करा था और उस नाच गाने में एक मुस्लिम नर्तकी थी, उसी का नाम था मस्तानी। तो उस मस्तानी से बाद में इसको प्रेम भी हो गया था। ठीक है, तो वो मस्तानी यहीं से आती है इसकी लाइफ में। किसके? बाजीराव प्रथम की। इस पर तो पूरी एक मूवी बन गई है बाजीराव मस्तानी, आप लोगों ने देखी हो तो शायद, है ना। तो वो पूरी उसमें बड़ा चढ़ा के कहानी को दिखाया गया बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, फिलहाल तो जो बाजीराव मस्तानी की मुलाकात जो हुई थी वो बुंदेलखंड विजय के पश्चात जो समारोह हो रहा था उसी में बाजीराव मस्तानी से मुलाकात हुई थी इसकी। ठीक है, तो वहीं से बात को उसको अपने साथ ले गए थे जो भी हुआ था। तो फिलहाल उसके समारोह में छत्रसाल ने एक आयोजन करा, वहां उसको मस्तानी मिली। अब मस्तानी मिली तो मस्त हो गया। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ? छत्रसाल ने बुंदेलखंड का आधा राज्य मराठों को प्रदान कर दिया। इस प्रकार से इनकी बुंदेलखंड विजय हो गई थी। थोड़ा सा दिमाग में आपके आ रहा होगा आखिर बुंदेलखंड है कहाँ पर। तो मैं आपको 2-3 जिले बता दे रहा हूँ बुंदेलखंड कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि आपका झांसी, जैसे कि आपका ललितपुर, जैसे कि आपका महोबा, जैसे कि आपका बांदा और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। ये सब किस में आते हैं? बुंदेलखंड में आते हैं। तो ये वाला क्षेत्र तो बुंदेलखंड कहलाता है। तो बात समझ में आ गई। तो आपको लिखना है बुंदेलखंड विजय। हेडिंग है आपकी, मैं लिखवा दे रहा हूं उसको, आप लिखना। लिखो, मुगल प्रांत इलाहाबाद का सूबेदार मोहम्मद खान बंगस था, जो बुंदेलखंड राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करना चाहता था, जिसके लिए उसने बुंदेलखंड पर अनेकों आक्रमण किए और बुंदेलखंड के अनेकों क्षेत्रों को जीत लिया। इन परिस्थितियों में बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल ने मराठों से सहायता मांगी और पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में बुंदेलखंड को मुगलों से आज़ाद कराया गया। इस जीत के उपलक्ष्य में, आज़ाद कराने के बाद लिखेंगे आप, इस जीत के उपलक्ष्य में छत्रसाल ने पेशवा के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम नर्तकी मस्तानी की मुलाकात पेशवा बाजीराव प्रथम से हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से विजय प्राप्त हो गई। अब एक आप की पॉइंट बनाकर लिख देना, बुंदेलखंड वर्तमान डैश झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा इत्यादि, ये सब किस में आते हैं? इसी में आते हैं। क्लियर? तो बच्चा ये हो गया हमारा बुंदेलखंड की विजय। क्लियर? अर्थात हमने इसमें 4 टॉपिक पढ़ लिए अभी तक। आई थिंक पहला हैदराबाद पढ़ा, दूसरा हमने आपका मालवा पढ़ा, तीसरा हम लोगों ने बुंदेलखंड पढ़ लिया, गुजरात पढ़ लिया। 4 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक घटना और घटित हुई थी, 1732 की ही बात थी और वो थी इकरारनामा के नाम से जाना जाता है। इसी के समय की बात थी, इकरारनामा।
इकरारनामा जो घटना है 1732 की है, 1732 की। इकरारनामा है क्या, तो पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद समझाऊंगा। इकरारनामा ऐसे समझ लो कि मराठा राज्य लगातार बढ़ता जा रहा था। कैसे बढ़ता है भाई, गुजरात तक चौथ वसूल रहे थे, सरदेशमुखी वसूल रहे थे, मालवा तक वसूल रहे थे, ठीक है, इधर हैदराबाद तक जा रहे थे, आगे चल के बंगाल तक भी जाएंगे, दक्षिण भारत में उनका पूरा कब्जा हो ही रखा था। तो मराठा का विस्तार वर्तमान के मध्य प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना, गुजरात, है ना, और आपका कुछ हिस्से आपकी बात करें तो बंगाल तो अभी नहीं था, बंगाल आगे जाके विस्तार हो जाएगा। तो इतना बड़ा क्षेत्र बढ़ता जा रहा था और पेशवा कहाँ रहता था, पूना में। तो इतने बड़े क्षेत्र को कैसे संभालेगा, तो उसने क्या करा, 4 मराठा रियासतों की स्थापना की। वही कहलाता है आपका इकरारनामा या मराठा संघ कहलाता है ना। तो 4 मराठा रियासतों की आधारशिला रखी गई, ठीक है, आप ये कह सकते हो। तो 4 मराठा रियासतों की आधारशिला रखी गई, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना, ये 4 के 4 आपको याद रखने हैं। तो पहला जो क्षेत्र था वो था, एक रखा था इन्होंने मालवा में, दूसरा भी कहाँ था, मालवा में था, ठीक है। तीसरा कहाँ था, तीसरा था गुजरात में, तीसरा गुजरात में, एक कहाँ थी आपकी, महाराष्ट्र में। तो इन 4 क्षेत्रों में 4 रियासतों की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो मालवा में जो प्रथम रियासत थी, पहली मालवा में 2 रियासतें थी मराठों की। पहली जो थी, पहली की अगर मैं बात करूं, संस्थापक कौन था, संस्थापक कौन था, तो संस्थापक इसका राणोजी सिंधिया। जो सिंधिया परिवार है मध्य प्रदेश का, वो यही है, मेरी बात समझ गए। राणोजी सिंधिया वर्तमान में सिंधिया परिवार है मध्य प्रदेश का, वो मालवा का ही, मतलब मालवा का अधीन, मराठों के अधीन हुआ करते थे, उनकी रियासत थी वो, ठीक है। तो संस्थापक कौन हो गया, राणोजी सिंधिया। बात करें इसकी राजधानी क्या थी भाई, इसकी राजधानी, तो इसकी प्रारंभिक राजधानी जो थी राणोजी सिंधिया की, वो थी उज्जैन। वो क्या थी, उज्जैन। लेकिन बाद में जो बनी, बाद में बनी ग्वालियर। तो आप ग्वालियर जाओगे, मैं यहाँ पर गया हूँ, काफ़ी घूमा हूँ ग्वालियर में, तो मैंने देखा यहाँ पर बहुत अच्छा महल बना है, बहुत सारे महल हैं, यहाँ पर एक किला भी है ना, सिंधिया का किला बहुत फेमस है, ठीक है। तो बाद में राजधानी, पहले प्रारंभ राजधानी या प्रारंभिक केंद्र कह सकते हो, राजधानी तक ना कहो तो आप केंद्र कह दो भाई, केंद्र क्या था, तो पहले उज्जैन था, बाद में क्या हो, ग्वालियर हो गया था। और यहाँ पर जो वंश स्थापित हुआ था, तो कौन सा वंश हो गया, सिंधिया वंश। कौन सा वंश था, सिंधिया वंश, क्लियर। तो 4 मराठा रियासतों, पहली मालवा में स्थापित हुई थी, एक साथ 4 स्थापित हुई थी, फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं है ऐसा। तो संस्थापक राणोजी सिंधिया, राजधानी पहले उज्जैन बनाई, बाद में ग्वालियर बनाई थी सिंधिया ने। केंद्र क्या था, केंद्रीय हो गया, वंश क्या था, सिंधिया वंश हो गया, क्लियर। अब मैं बात करूं दूसरे वाले की, सेकंड मालवा में कौन सी, ये हो गया आपका, ठीक। अब इस वाले की बात करें, 3 एरो बना लेते हैं, वही भाई, सबसे पहले संस्थापक हो जाएगा। संस्थापक कौन था, तो इसका नाम था मल्हार राव, राव को अलग कर दो, मल्हार राव होलकर। कौन था, मल्हार राव होलकर। तो संस्थापक कौन हो गया, मल्हार राव होलकर। केंद्र क्या था भाई इनका, तो केंद्र था बच्चन का इंदौर, केंद्र क्या था इसका, इंदौर। और इसका राजधानी कहें आप, केंद्र जोन हो गया, सॉरी वंश, अब कौन सा था, वंश। तो वंश कौन सा बनाते हैं यहाँ पर, होलकर वंश, होलकर वंश। यहाँ पर करता क्या है, ये आपको एक तरफ होलकर वंश देखा, तो उसके तरफ उसके आगे इंदौर है ना, उसके कुछ गलत लिख देगा, आपसे मैच कराएगा कौन सा वंश कौन सी जगह में था, ठीक है। तो 3 हो गए, 2 हो गए, सॉरी। गुजरात का पढ़े, गुजरात में देखते हैं, गुजरात में 3 एरो बना लेते हैं उसी प्रकार से। अगर कहें भाई संस्थापक कौन था यहाँ पर, गुजरात संस्थापक था भाई दत्ताजी, दत्ताजी गायकवाड़। कौन था, दत्ताजी गायकवाड़ था संस्थापक, ठीक है। केंद्र क्या था इसका, केंद्र था बड़ौदा, बड़ौदा वर्तमान में भी है। और वंश कौन सा, तो आप समझ गए कौन सा वंश था भाई, गायकवाड़ वंश, ठीक है, गायकवाड़ वंश हो गया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में क्या था, महाराष्ट्र में कौन सा था, तो 3 एरो बनाते हैं इसमें भी। महाराष्ट्र में अगर हम बात संस्थापक की बात करें, तो ज़्यादा संस्थापक कौन था, तो उसका नाम था रघुजी भोसले, रघुजी भोसले था। अगर मैं केंद्र की बात करूं, तो केंद्र था आपका नागपुर,
नागपुर ना मिले तो आपको बराड़ मिल सकता है, बराड़, नागपुर या बराड़। और वंश था, आप समझिए कौन सा वंश था भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर था भाई भोसले वंश, भोसले वंश। ठीक है, क्या करेगा ये चारों आपको देगा, भोसले वंश देगा, गायकवाड़ वंश देगा, सिंधिया वंश देगा। ठीक है, इस प्रकार से चारों वंश देगा, उनके चारों तरफ उनके स्थान लिख देगा और एक अनमैच कर देगा, फिर पूछे कौन से इनमें सुमिलित नहीं है। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्लियर, तो ये करारनामा हो गया। अब हम आगे बढ़े भाई। ठीक है, तो ये हो गया करारनामा 1732 का। अब इसके समय एक घटना और घटित हुई थी। अब है इसके समय के बाद दिल्ली अभियान, दिल्ली पर आक्रमण, दिल्ली पर आक्रमण। अब अगली हेडिंग हो जाएगी हमारा बाजीराव प्रथम के समय की दिल्ली पर आक्रमण। तो दिल्ली का जो आक्रमण हुआ था, अगर मैं वर्ष की बात करूं, यहाँ से एरो बनाते हैं, वर्ष की बात करें तो वर्ष क्या था 1737, 1737। ठीक है, हुआ क्या था, पेशवा बाजीराव बहुत ही तीव्र गति के साथ, मतलब द्रुतगामी है ना, जो लगभग 15 दिन का रास्ता था उसको 2 या 3 दिन में इसने प्राप्त करा था। मतलब पूना से चलना प्रारंभ करा, लगभग सामान्यतः उसको 15 दिन लगा करते थे घोड़ों से जाने में, लेकिन ये 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली पहुंच गया था। तो द्रुतगामी अभियान था, और ये जो था 29 मार्च 1737 को दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पहुंचा। आक्रमण कहो या आप दिल्ली पर है ना, द्रुतगामी अभियान लिख दो, द्रुतगामी अभियान, द्रुतगामी अभियान लिख देना। ठीक है, तो 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर पहुंचा था। और उसमें जो बादशाह था, बादशाह कौन था, बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला उसमें बादशाह था। तो जब ये पहुंचा मोहम्मद शाह रंगीला, मात्र 500 घोड़सवारों को लेकर के मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में, जहाँ वो उसके महल था रहने का, उस महल में जाकर के प्रवेश कर गया। मतलब 500 घोड़सवार के साथ ही संपूर्ण भारत के बादशाह के दरबार में, मतलब उसके महल में घुस जाना अपने आप में छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब ये समझ में आता है कि मुगल बादशाह कितना कमज़ोर हो चुका था इस समय, कि मात्र 500 घोड़सवारों के साथ में कोई व्यक्ति मरा उसके मुगल बादशाह के घर में घुस जाए, तो समझ में आया, खोखलापन निकल करके आ गया किसका, मुगल बादशाह का। तो इस प्रकार से ये बादशाह के महल में जा पहुंचा और मोहम्मद शाह रंगीला को दबाव में ले लिया। तो मजबूरन जो था मोहम्मद शाह रंगीला ने मालवा का जो क्षेत्र था, बताते ना विजय करी थी, मालवा का क्षेत्र, उसकी सूबेदारी उसका क्षेत्र किसको सौंप दिया, मराठों को सौंप दिया। और साथ ही साथ 13 लाख रुपए वार्षिक है ना मराठों को देने का इसने वादा भी किया था। किसने, मोहम्मद शाह रंगीला ने। क्लियर, तो ये था इसका दिल्ली का अभियान द्रुतगामी। ये पूछा जाता है कब हुआ था, 1737 में। नेतृत्व किसने करा था, बाजीराव प्रथम ने किया था। उसमें बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भोपाल का युद्ध, भोपाल का युद्ध। ठीक है, तो भोपाल के युद्ध में पढ़ना है, कब हुआ था, तो ये हुआ था दिसंबर 1737 में। मध्य किसके हुआ था, तो भाई पेशवा के और किसके मध्य हुआ था, निजाम उल मुल्क, पेशवा के और निजाम उल मुल्क के मध्य हुआ था। तो ये क्या हुआ था, पराजित हुआ था। कौन, निजाम उल मुल्क पराजित हुआ था, पेशवा क्या हो गया था, विजयी। अब युद्ध कैसे हुआ था, मैं इसकी कहानी समझा दूं। जब वो दिल्ली से लौट करके वापस आ गया था, तब मुगल बादशाह ने मोहम्मद शाह रंगीला निजाम को भेजा कि जा पेशवा के लिए पराजित कर, पेशवा को मार दे, कुछ भी कर दे, लेकिन उसको हरा दे, क्योंकि उसकी सम्मान खो चुका था। बिल्कुल मुगल बादशाह अपना सम्मान पाना चाहता था। निजामुल गया था, लेकिन ये भी क्या हो गया, उससे जाकर के पराजित हो गया। तो इन परिस्थितियों में बड़ी विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई निजामुल के सामने। तो मजबूरन इसका परिणाम ये हुआ युद्ध का। अब लिखोगे परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम ये हुआ, दुरई, शेष लिख दे रहा हूं, दुरई सराय की संधि। और ये हुई थी बच्चा संधि, जो हुई थी कब हुई थी संधि, तो जनवरी 1738 में हुई थी। तो इस युद्ध का परिणाम ये रहा, दुरई सराय की संधि हुई। कब हुई, जनवरी 1738 में हुई थी। किसके मध्य हुई थी, पेशवा के निजामुल मुल्क के मध्य हुई थी। इसमें शर्त क्या थी, इसमें शर्त ये थी कि दुरई सराय की संधि में शर्त ये रही कि जो निजाम मुल्क था उसने गुजरात पर और मालवा पर
मराठों का संपूर्ण अधिकार स्वीकार कर लिया। अर्थात अब 1738 में, जनवरी 1738 में गुजरात और मालवा पूरी तरह से मराठों के राज्य में मिला लिए गए। इससे पहले 1732 जो मैंने पढ़ाया था, उससे पहले आपको मराठा और मालवा जो समय बताए थे, उसमें केवल चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार मिला। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर संपूर्ण गुजरात को और संपूर्ण मालवा को मराठों के राज्य में मिला लिया गया। अर्थात मराठों की सीमा अब गुजरात और मध्य प्रदेश तक, मालवा तक हो गई थी। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो ये हो गया हमारा भोपाल का युद्ध और उसके साथ में दुरई सराय की संधि। ठीक है, लास्ट में हम लोग और पढ़ते हैं एक दो पॉइंट और इसके विषय में, फिर ये बाजीराव प्रथम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट पेशवा पढ़ेंगे। इसके बाद इकरारनामा हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आता है बसीन की विजय। बसीन की विजय अगर आपको याद हो, मैं आपको बहुत अच्छे से पहले समझा चुका हूँ, बाकायदा डायग्राम बना करके बसीन है ना, ये सब समझा चुका हूँ। ठीक है, साल्ट वगैरह ये सब समझाए थे। तो ये जो हुई थी 1739 में हुई थी। किसने की थी? तो मैंने आपको बताया था पहले कि पुर्तगालियों का अधिकार था इस पर, बसीन पर। किस पर अधिकार था? महाराष्ट्र में है बसीन। तो 1739 में पुर्तगालियों पर अटैक किया किसने? पेशवा ने। और अपने आप में बहुत बड़ी विजय थी, क्योंकि पहली बार मराठों का विदेशियों से सामना हो रहा था। तो 1739 में पेशवा ने पुर्तगालियों पर अटैक किया और अटैक करके बसीन को क्या कर लिया? जीत लिया। इस प्रकार से मराठों के मान सम्मान में और भी ज़्यादा वृद्धि हो गई। उधर मराठों ने मुगल को पराजित कर दिया, उधर हैदराबाद निजाम हरा दिया, दक्षिण भारत को टक्कर देने वाला कोई था ही नहीं, विदेशी कंपनी पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों को भी हरा दिया। तो मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया था और मराठा एक बड़ी शक्ति के रूप में भारत में बढ़ती जा रही थी, उभर करके आ रही थी। क्लियर? तो आप लिखोगे इसमें 1739 में पुर्तगालियों से मराठों ने बसीन को छीन लिया, बसीन को छीन लिया। क्लियर? तो यहां तक हमारा हो गया बाजीराव प्रथम की कहानी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बालाजी बाजीराव। अब पढ़ेंगे बच्चा बालाजी बाजीराव। इसका कार्यकाल था 1740 से 1761। ठीक है, तो देखो इसके विषय में पहले अगर फैक्ट की बात करूं, सबसे पहला अगर पॉइंट इसके विषय में आ जाएगा तो वो ये आ जाएगा, ये किसका पुत्र था? तो ये बाजीराव फर्स्ट का पुत्र। इसका पिता कौन था? बाजीराव फर्स्ट था। इसका अन्य नाम आपको याद रखना है, अन्य नाम था इसका नाना साहब। इसका अन्य नाम नाना साहब था। ठीक है, तीसरा फैक्ट इसके विषय में, कार्यकाल 40 से 41 तो आपको पता ही है। नेक्स्ट इसका एक ये अयोग्य सेनापति था। क्या था ये? अयोग्य सेनापति, मतलब योग्य सेनापति नहीं था। जितना इसका पिता मतलब योग्य था सेनापति के मामले में, सेना कंट्रोल करने में, उतना ये योग्य नहीं था। इसलिए मजबूरन इसका चचेरा भाई था, चचेरा भाई, उसका नाम था सदाशिवराव भाऊ। ये क्या करता था? प्रत्येक मामले में अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ से समानता, परामर्श और मार्गदर्शन लिया करता था। ठीक है, तो ये हो गया इसके बेसिक फैक्ट। ठीक है, जो जनरली हमें जानने हैं। अब हम बात करते हैं इसके विषय में थोड़ा सा और तथ्यों को समझ लेते हैं। ठीक है, चलो तो देखो बालाजी बाजीराव की हम बात कर रहे हैं 40 से 61। ठीक है, इसका कुछ हेडिंग बना के, जैसे हम लोगों ने पहले हेडिंग बनाई थी उसी प्रकार से हेडिंग बनाएंगे। तो रघुजी भोसले से संबंध, तो पहली हेडिंग ये हो जाएगी। इसके विषय में आपको बता दूं पहले, फिर लिखवा दूंगा। रघुजी भोसले था कौन? रघुजी भोसले जो था, जो साहू जी थे, साहू जी का या साहू का ये क्या था? सगा संबंधी था। तो इसलिए वो साहू का सगा संबंधी था रघुजी भोसले। इधर ये जो था पेशवा था कौन? बालाजी बाजीराव। तो दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण थे। तो इसलिए क्या था, जो रघुजी भोसले थी उसकी ईर्ष्या थी किससे? बालाजी बाजीराव से। वो इससे ईर्ष्या रखता था, इस कारण इन दोनों के मध्य बड़े ही मतभेद हुआ करते थे। ठीक है, इसलिए कई मौक़ों पर इन दोनों के मध्य युद्ध भी हुआ था और यहाँ तक कि रघुजी भोसले कई बार पेशवा से पराजित भी हुआ था। और रघुजी भोसले ने यहाँ तक विद्रोह कर दिया था कि एक बार बंगाल जा पहुँचा, बंगाल में जो अलीवर्दी खान था उस समय, उसको पराजित करके उससे चौथ की वसूली भी की थी।
ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे रघुजी भोंसले से संबंध में आप लिखोगे, आपको लिखना यह है कि रघुजी भोंसले साहू का सगा संबंधी था, लेकिन वह बालाजी बाजीराव या पेशवा बालाजी बाजीराव से ईर्ष्या रखता था, जिसके कारण उन दोनों के मध्य अनेकों युद्ध हुए थे जिसमें रघुजी भोंसले पराजित हुआ। इसी में सेकंड पॉइंट बना के लिखोगे, रघुजी भोंसले ने बंगाल पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक अलीवर्दी खान से चौथ की प्राप्ति की। ठीक है, और बाद में क्या हुआ था, रघुजी भोंसले के और बालाजी बाजीराव के बीच जो मध्यस्थता कराई थी वो साहू ने हस्तक्षेप किया था, और बाद में इन दोनों के मध्य मध्यस्थता हो गई थी। एक पॉइंट लिख देना, तीसरा पॉइंट, साहू के हस्तक्षेप के पश्चात रघुजी भोंसले तथा बालाजी बाजीराव के मध्य विवाद समाप्त हुआ। क्लियर, तो ये हो गया पहला। ठीक है, दूसरा समझते हैं इसके मध्य सेकंड क्या था। सेकंड समझते हैं राजपूतों से संबंध, मतलब बालाजी बाजीराव के समय राजपूतों से क्या संबंध थे। तो ये हेडिंग है हमारी सेकंड इसके समय में, राजपूतों से संबंध। तो देखो हुआ क्या था, एक आपको मैंने शासक बताया, जयपुर का शासक आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, जय सिंह। ठीक है, इसके विषय में पूरा एक टॉपिक वीडियो है 10-15 मिनट की मेरी इस पर। तो जयसिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हुई थी। जयसिंह की मृत्यु 1643 में मृत्यु हो गई, और जयसिंह के दो बेटे थे, एक का नाम था ईश्वरी सिंह और एक का नाम था बच्चा माधव सिंह। मेरी बात समझना, जयपुर के शासक जयसिंह जो था, इसकी 1743 में मृत्यु हो जाती है। इसके दो बेटे थे, ईश्वरी सिंह और माधव सिंह। ठीक है, तो ईश्वरी सिंह ने क्या करा, मराठों से सहायता मांगी। मराठों से क्या मांगी, सहायता मांगी अपने भाई माधव सिंह के खिलाफ, और मराठों ने ईश्वरी सिंह को सहायता भी दी थी। तो दो बंदे थे, एक तो सिंधिया और मल्हारराव होलकर, इन दोनों के नेतृत्व में ईश्वरी सिंह की मराठों ने सहायता की थी, और इसको फाइनली राजा भी बना दिया गया था। ईश्वरी सिंह ने इस सहायता के बदले मराठों को, यानी कि सिंधिया को और मल्हारराव होलकर को 3 लाख रुपए देने का वादा किया था। और जब वो 3 लाख रुपए इन्हें ईश्वरी प्रसाद ने मराठों को दिया, तो विवाद हो गया सिंधिया के मध्य और किसके मध्य, मल्हारराव होलकर के मध्य, उस पैसे के बंटवारे को लेकर के। देन बाद में फिर मराठों ने एक इसके पक्ष में चला गया, एक इसके पक्ष में चला गया। तो इस बात से ईश्वरी सिंह दुखी हो गया था, इसने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन फाइनली साहू ने हस्तक्षेप करा और सिंधिया के और मल्हारराव होलकर के मध्य विवाद समाप्त कर दिया। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है राजपूत के संबंध में 1743 में, 1743 में जयसिंह की मृत्यु के पश्चात ईश्वरी सिंह तथा माधव सिंह के मध्य उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ, जिसमें मराठों ने ईश्वरी सिंह की सहायता प्रदान की, या ईश्वरी सिंह को सहायता प्रदान की। और इस दौरान मराठा सेना का नेतृत्व सिंधिया तथा मल्हारराव होलकर ने किया था। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट इसमें। दूसरा पॉइंट लिखो राजपूत संबंध में, सेकंड पॉइंट लिख देना, बस एक लाइन लिखनी है, कुछ लिखना कोई खास, इतना लिख देना कि बालाजी बाजीराव के समय मराठों के राजपूत से संबंध अच्छे नहीं रहे। ठीक है, बस इतना। तीसरा आपको लिखना है निजाम से संबंध। निजाम आप समझ गए, हैदराबाद का निजाम। तो आपको पता है, मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, बस 1 मिनट समझना है कि 1745 में, है ना, 1745 में निजाम उल मुल्क या चिनकिलिच खान जो था उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात नासिर जंग उत्तराधिकारी बना,
उसके बाद मुजफ्फर जंग बना था, उसके पश्चात सलावत जंग बना था। ये क्रम मैं आपको हैदराबाद राज्य पढ़ाया तब मैं बता चुका हूँ ये सारी कहानी। तो 1745 में उसकी मृत्यु के पश्चात नासिर जंग, फिर मुजफ्फर जंग, फिर सलावत जंग क्रमशः शासक बने थे। और इस दौरान, इनके शासक बनने के दौरान मराठों ने भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप किया था। लेकिन फाइनली 1760 की बात थी, 1760 में एक युद्ध हुआ था, उदयगिरी का युद्ध, उदयगिरी का युद्ध। और इस उदयगिरी के युद्ध में मराठों ने, है ना, निजाम को पराजित किया था। और पराजित करने के जब निजाम पराजित हो गया तो निजाम ने एक बहुत बड़ा क्षेत्र अपना किसको सौंप दिया, मराठों को सौंप दिया था। तो आप इस संबंध में लिखोगे कि फरवरी 1760 में, इस वाले पॉइंट में, फरवरी 1760 में मराठों ने निजाम को उदयगिरी के युद्ध में पराजित किया, उदयगिरी के युद्ध में पराजित किया। और मजबूरन निजाम को एक बड़ा क्षेत्र या अपने राज्य का एक बड़ा क्षेत्र मराठों को सौंपना पड़ा, ठीक है। तो ये हो गया निजाम से संबंध। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चौथी हेडिंग हो गया शायद, एक आती है आपकी संगोला की संधि। इस संधि के विषय में आपको बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ। संगोला की संधि 1750 में हुई थी। और अगर बात करें किसके मध्य हुई थी तो आप जानते हो राजा राम सेकंड और कौन था, बालाजी बाजीराव। पेशवा कौन था, बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। शर्त क्या थी, इसके संधि विषय में आपको लिखवा भी चुका हूँ मैं। शर्त ये थी कि संगोला की संधि के द्वारा जो भी मतलब बड़े, जो इतनी पूरी सत्ता थी मराठा राज्य की, संपूर्ण सत्ता किसमें समाहित हो गई थी, पेशवा में। और छत्रपति जो था वो नाम मात्र का प्रमुख रह गया था। तो आप लिख दोगे इसमें शर्त में एरो बना करके, मराठा राज्य की संपूर्ण शक्ति पेशवा में समाहित हो गई, और छत्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख रह गया, ठीक है। तो ये संगोला की संधि भी हमारी हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके विषय में। नेक्स्ट देखो आप, संगोला की संधि के बाद आपकी हेडिंग पड़ेगी मुगल बादशाह से संधि। और ये संधि हुई थी 1752 में, 1752 में। तो हेडिंग है आपकी मुगल बादशाह से संधि। आप लिखोगे वर्ष 1752। शर्त क्या थी उसमें लिख देना आप, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें हुआ क्या था कि मुगल बादशाह ने मराठों को, है ना, मराठों को संपूर्ण भारत में चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दे दिया। तो आप लिख दोगे इसमें एरो बना करके, मुगल बादशाह ने मराठों को संपूर्ण भारत में चौथ तथा सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दे दिया, ठीक है। चलो यहाँ तक जितना पढ़ाया वो महत्वपूर्ण था, ठीक है। एक बार को आप भूल भी जाओ तो काम चलेगा, लेकिन अब जो मैं इसके विषय में बताने जा रहा हूँ वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट इसके विषय में हेडिंग 5वीं 6ठी जो भी है आपकी वो हो जाएगा उत्तर की विजय। मतलब इस बालाजी बाजीराव के समय उत्तर भारत में कुछ अभियान किए गए थे, उस विजय की बात करें। उत्तर की विजय को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो बात करेंगे दिल्ली पर आक्रमण, ठीक है। और एक बात यहाँ पे लिखूंगा 1758, बस 1758, इसके विषय में बताऊंगा भी क्या है। तो दिल्ली पर आक्रमण बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में 2 बार किया गया था। एक बार तो हुआ था 1754 में और एक बार हुआ था 1757 में, ठीक है। समझना, यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे जरूर। तो नेक्स्ट हेडिंग थी हमारी उत्तर की विजय, उत्तर का विजय या उत्तर की विजय। उत्तर का विजय अभियान लिख दो, ऐसे उत्तर का विजय अभियान हो जाएगी हेडिंग, उत्तर का विजय अभियान, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो उसको 2 भागों में डिवाइड करा, एक दिल्ली पर आक्रमण और एक 1758 का आक्रमण। कहाँ हुआ था अभी बताऊंगा उसके विषय में, ठीक है। तो देखो दिल्ली का आक्रमण हुआ था 1754 में पहला, और दूसरा हुआ था 1757 में। यानी दिल्ली पर बालाजी बाजीराव के समय 2 बार अटैक किया गया था, एक 54 में और एक 57 में। जब दिल्ली पर अटैक करा पहली बार यहाँ पर, तो नेतृत्व किसने करा, बालाजी बाजीराव ने। और यहाँ पर मुगल बादशाह था इस समय अहमद शाह,
1754 मुगल बादशाह कौन था? अहमद शाह। तो इस बालाजी बाजीराव ने क्या करा, अहमद शाह को हटा करके, है ना, आलमगीर सेकंड को मुगल बादशाह बनाया था। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर मराठा नेतृत्व डैश कौन? पेशवा। पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। कार्य क्या करा था इसने इस अटैक के दौरान? तो कार्य करा था मुगल बादशाह, लिख दो, अब मैं बोल रहा हूँ, मुगल बादशाह अहमद शाह को हटाकर, मुगल बादशाह अहमद शाह को हटाकर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाया। ठीक है, ये क्रम तो मैं आपको लिखवा चुका हूँ पहले ही शुरू में, क्योंकि आप जानते हो कि मुगल बादशाह क्रम क्या रहा था, क्योंकि जो आपका अहमद शाह है ये 1748 से 1754 रहा था, और जो आलमगीर सेकंड है वो 1754 से 1759 रहा था। क्लियर? तो ये पहले वाले अटैक में कहानी हुई थी। अब 1757 को समझो। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था? मराठा नेतृत्व। तो कौन किया था बच्चा? पेशवा किया था। और पेशवा कौन? बालाजी बाजीराव। ठीक है, कार्य क्या हुआ था इस दौरान? तो कार्य ये हुआ था कि अहमद शाह अब्दाली, आप जानते हो, अफगानी था, भारत पर अटैक किया था, उसने 7 बार भारत पर अटैक किए थे। तो जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था, तो नजीब उद दौला नामक व्यक्ति को मुगल बादशाह का मीर बख्शी यानी कि प्रधान सेनापति बना करके गया था। समझना मेरी बात को, यहाँ से प्रश्न आता है और यहाँ से प्रश्न पूछा भी जा चुका है। नजीब उद दौला ये कौन था? मीर बख्शी था। मीर बख्शी का मतलब क्या होता है? सेनापति, प्रधान सेनापति। ठीक है, तो मेरी बात समझना, जब दोबारा 1757 में मराठाओं ने आक्रमण किया तो उसका नेतृत्व किसने किया? पेशवा ने। पेशवा यानी कि बालाजी बाजीराव ने। ठीक है, दूसरी बात मैंने ये कहा, कार्य ये हुआ कि नजीब उद दौला नामक मीर बख्शी था उस समय जब अटैक किया गया, तो मीर बख्शी जो नजीब उद दौला था उसको हटा करके, इसको पद से हटा दिया, और इसको पद से हटा करके एक नया, है ना, मीर बख्शी बनाया गया। उसका नाम था अहमद शाह वंगस। मैं लिखवाऊंगा कैसे लिखना है आपको। तो कार्य में आप लिखोगे अहमद शाह अब्दाली द्वारा मुगल मतलब मुगल बादशाह का मीर बख्शी या सेनापति, मुगल मीर बख्शी नजीब उद दौला को उसके पद से हटाकर अहमद शाह बंगस को मुगल बादशाह का मीर बख्शी बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न क्या आया है? पहला ये पूछा गया है किस वर्ष अटैक किया था? 54 में, 57 में किया था। नेतृत्व किसने किया था? दोनों में पेशवा ने किया था। प्रश्न यहाँ से ये पूछा गया है कि जब अटैक किया था किसको मीर बख्शी के पद से हटाया था? नजीब उद दौला को हटाया था। किसको बनाया था? अहमद शाह बंगस को बनाया था। क्लियर? अब आते हैं इधर 1758 का आक्रमण, इसमें क्या बताना है? ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे इधर वाला, दिल्ली पर आक्रमण हमने कर लिया। अब 1758 का आक्रमण, इसको समझना। ठीक है, तो ये अटैक जो हुआ था, ये हुआ था आपका 3 स्थान पर एक साथ। एक तो पंजाब में हुआ था, एक आपका हुआ था पंजाब, एक लाहौर, और हुआ था आपका कहाँ? सरहिंद। ठीक है, तो पंजाब, लाहौर, सरहिंद पर अटैक हुआ था 1758 में। किसने करा था? पेशवा ने ही करा था। ठीक है, और पेशवा के समय हुआ था। ठीक है, अच्छा एक गड़बड़ हो गई जरा, आप सॉरी, है ना, ये दिल्ली के जो अभियान का आपने नेतृत्व लिखा है, मैंने बार बार बालाजी बाजीराव पेशवा बोल दिया। एक्चुअल में पेशवा नहीं था, जो उत्तर का विजय अभियान करा था इसके समय, क्योंकि ये इतना अच्छा योग्य सेनापति नहीं था, तो वो करा था रघुनाथ राव ने। इसको सुधार कर लेना, बाई मिस्टेक हुआ ये। उत्तर का जो विजय अभियान हुआ है, चाहे वो दिल्ली पर आक्रमण हो, चाहे 1758 का पंजाब, लाहौर, सरहिंद अभियान हो, ये सभी किसने करे थे? रघुनाथ राव ने करे थे, पेशवा ने नहीं करे थे। ठीक है, इसको सुधार कर लेना, बाई मिस्टेक हुआ। दिल्ली के दोनों 1754
1754 और 1757, इन दोनों में नेतृत्व जो कराया वो रघुनाथ राव ने ही करा था। पेशवा वहाँ से काट देना, उसका जगह लिखना आप रघुनाथ राव। ठीक है, अब सही है। तो 1758 में 3 जगह अटैक हुआ था रघुनाथ राव के नेतृत्व में, पंजाब पर, लाहौर पर और सरहिंद पर। ठीक है, और ये तीनों क्षेत्र जो आते थे वो अहमद शाह अब्दाली जो अफगान का आक्रमणकारी थे, उसने भारत पर 7 बार अटैक किए थे, उसके अधीन आते थे। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि पंजाब में जो मतलब अहमद शाह अब्दाली का नेतृत्व करता था वो था तैमूर शाह। वो कौन था? तैमूर शाह। और ये तैमूर शाह जो था अहमद शाह अब्दाली का बेटा था। अहमद शाह अब्दाली का बेटा था। तो जब रघुनाथ राव ने अटैक किया पंजाब पर तो तैमूर शाह क्या हो गया? पराजित हो गया, और पराजित करके इसको भगा दिया गया, और इसके स्थान पर अदीना बेग खान, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अदीना बेग खान को पंजाब का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, तो प्रश्न ये पूछा गया तैमूर शाह के स्थान पर किसको पंजाब का गवर्नर बनाया गया था? तो अदीना बेग खान को बनाया गया था। ठीक है, तो आप लिखो कैसे, मैं आपको लिखूँ 1758 का आक्रमण, इसमें एरो बना के लिखोगे आप। लिखो इस वर्ष मराठा रघुनाथ राव के नेतृत्व में पंजाब, लाहौर तथा सरहिंद पर आक्रमण किया गया। पंजाब, लाहौर तथा सरहिंद पर आक्रमण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दूसरा पॉइंट बना के लिखना, पंजाब में इस समय अहमद शाह अब्दाली का पुत्र तैमूर शाह शासन कर रहा था। पंजाब में इस समय अहमद शाह अब्दाली का पुत्र तैमूर शाह शासन कर रहा था, जिसको रघुनाथ राव ने पराजित कर भगा दिया, और उसके स्थान पर अदीना बेग खान को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, तो बस इतना, मेरी बात समझ गए? तो अब सीधी सी बात है भाई, आप जो अहमद शाह अब्दाली के जो कार्य किए गए थे, मतलब उसने नजीब-उद-दौला को मीर बख्शी बनाया था, उसका बेटा पंजाब में था, तो अगर आप अहमद शाह अब्दाली के द्वारा किए गए कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हो तो सीधी सी बात आप अहमद शाह अब्दाली को चुनौती दे रहे हो उससे लड़ने के लिए। ठीक है, और इस चुनौती का सामना किया अहमद शाह अब्दाली ने, और उस चुनौती का ही परिणाम था पानीपत का तृतीय युद्ध। यानी कि अब जो हमारा अगला टॉपिक होने जा रहा है वो होगा पानीपत का तृतीय युद्ध, जो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मेरी वो पानीपत का तृतीय युद्ध रहेगा, क्योंकि वो इसी के समय हुआ था। आप जानते हो ना 1761 में आ रहा है, तो पानीपत का तृतीय इसके समय हुआ था, बालाजी बाजीराव के समय हुआ था। तो बालाजी बाजीराव में ही हम पढ़ेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध। उसके बाद बालाजी बाजीराव हमारा क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4-5 आपके पेशवा और हैं, छोटे छोटे हैं, वो तो आधे घंटे में समाप्त होकर के उसके बाद प्रशासन पढ़ेंगे, फिर आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे, उसके बाद टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध। इसको आप सुधार कर लेना, बस बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये गड़बड़ हो गया था। उत्तर का विजय अभियान रघुनाथ राव ने किया था, ना कि आपके बालाजी बाजीराव ने किया था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, पानीपत का तृतीय युद्ध। ओके, धन्यवाद।